ओके, तो देखिए, आप जब परीक्षा हॉल में जब जाओगे तो आपको सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी दी जाएगी। उस कॉपी में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, वहाँ पे थोड़ा सा कॉपी का जो ये रहेगा चेंज रहेगा, प्रारूप जो रहेगा चेंज रहेगा। यहाँ पे त्रैमासिक या अर्धवार्षिक नहीं रहेगा, वहाँ पे आपको वार्षिक परीक्षा की कॉपी रहेगी। ये हमारे विद्यालय की छमाही एग्जाम की कॉपी है। मैंने थोड़ा सा सिंपल दिखाने के लिए आपको ये कॉपी को ले लिया था। इस कॉपी के अंदर जैसे ही कॉपी आपको मिलती है, सबसे पहले आपको यहाँ पे भरना होगा अपना अनुक्रमांक, यानी कि अपना रोल नंबर आपको भरना होगा। आपका रोल नंबर बोर्ड एग्जाम का जो भी होगा, आप यहां पर क्या करेंगे, रोल नंबर को भर देंगे, फिलअप कर देंगे। और उसके बाद सबसे पहले देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे अंकों में रोल नंबर को फिल करना है, यानी सबसे पहले आप अंकों में रोल नंबर को फिल करेंगे। फिर जो भी आपका रोल नंबर होगा उसको 1 बाई 1 करके इस प्रकार से आप शब्दों में भर लेंगे। देखिए, एक एक अंक का आप जैसे 1 2 3 4 5 यहां पे लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार से आप इसको शब्दों वाले को इस प्रकार से भर लेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप इसको डायरेक्टली पूरा लिखते हैं तो हो सकता है इकाई दहाई में हो सकता है आपसे गलती हो जाए, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। आपको कक्षा डालना है, विषय डालना है, और आपको क्या डालना है, आपको दिनांक डालना है। इतना चीजें डालनी होती है। वहां पे देखिए, आपको किसी भी प्रकार का अपना नाम या फिर स्कूल का नाम आपको वहां पे नहीं लिखना होता है। यहाँ पे तो ये विद्यालय की कॉपी है, इसलिए शाला का भी नाम दिया हुआ है, लेकिन वहां पे आपको बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी मिलेगी उसमें शाला इत्यादि का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले फ्रंट पेज कॉपी का इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब आइए सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि किसी भी प्रकार के उत्तर को आप कैसे लिखेंगे। सुभाकर प्रजापति, बिल्कुल ठीक है, ओके। अब देखिए, अब बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि किस प्रकार से आपको फ्रंट पेज इसका भरना है। बिल्कुल एकदम स्वच्छ और साफ तरह से भरिएगा, किसी भी प्रकार का कट पिट मत कीजिएगा। यही आपके कॉपी की शुरुआत होती है। एग्जामिनर जब इसको पहले देखता है ना, तो इसी से थोड़ा थोड़ा आकलन आपका लगाना शुरू कर देता है कि हाँ, बच्चा के अंदर कितना टैलेंट है और कितना स्वच्छता पूर्वक ये कार्य किया होगा। तो इसको आप सब कुछ ठीक ठाक से भर दीजिएगा। अब अगले क्रम में आप जैसे उत्तर लिखने की बात होती है, तो उत्तर लिखने के लिए आप यहां पर देखिए, इसको उत्तर को आप क्या करेंगे, नया पेज खोलेंगे। उत्तर के लिए आप नया पेज खोलेंगे, और मेरी राय यह है कि आप जब परीक्षा हॉल में जाएं, चलिए कोई बात नहीं, ये मात्र 2 पेज का है, इसके बाद जो आपका आएगा वो आपको अच्छे से मिलेगा, वो पीडीएफ है। ये थोड़ा सा मैंने कॉपी लिखा हुआ है, चलिए अच्छा, अगर सही से विजुअल नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिलहाल आप अप्रोच को समझिएगा कि आपको पेपर को कैसे हल करना है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप फिलहाल जब परीक्षा हॉल में जाएं तो 3 चीज़ अपने पास लेकर के जाएं मुख्य तौर पर। एक तो ब्लू पेन, और दूसरा ब्लैक पेन, और तीसरा एक टेक्स्ट लाइटर ले लीजिएगा। इस प्रकार से हाइलाइटर, टेक्स्ट हाइलाइटर ले लीजिएगा। तो यहां पर आप करेंगे क्या कि जैसे आप इस प्रकार से डाल लेंगे प्रश्नोत्तर क्रमांक 1, उसके बाद आप जो भी हेडिंग डालेंगे, हेडिंग को आपको ब्लैक पेन से डालना है। हेडिंग को आपको किससे डालना है, ब्लैक पेन से डालना है। जैसे आपने प्रश्न संख्या आपको अगर 1 करना है, तो प्रश्न संख्या 1 आपने इस प्रकार से डाल लिया, और उसके बाद आप जैसे उसमें 2 चीजें पूछा है, एक समजात अंग और एक समृद्ध अंग उदाहरण सहित बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप समजात अंग हेडिंग बिल्कुल इस प्रकार से स्वच्छ तरीके से एकदम डालेंगे, और समजात अंग में इस प्रकार से लिख देंगे। अब आपका समजात अंग का जैसे आपने परिभाषा लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपको उसका एग्जाम्पल भी देना है, तो आप इसका उदाहरण डाल करके या जैसे डाल करके इसको लिख देंगे। जैसे मेढक का अग्रपाद, चमगादड़ के पंख, मनुष्य के हाथ इत्यादि, आप इस प्रकार से इसके उदाहरण को लिख देंगे। अगले क्रम में समृद्ध अंग को जो करना है, समृद्ध अंग को आप क्या कर देंगे, समृद्ध अंग अगला हेडिंग डालेंगे, और समृद्ध अंग की परिभाषा लिखने के बाद आप इसका भी उत्तर लिख लेंगे। जैसे तितली के पंख और पंछियों के पंख, जो कि कार्य में समान होते हैं, दोनों ही उड़ने के काम करते हैं, लेकिन इनकी बनावट क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं समृद्ध अंग। और अगले क्रम में यहाँ पे पेज के लास्ट में जो है आप PTO यानी प्लीज टर्न ओवर जरूर लिखेंगे। RVD अर्धे, हेलो। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक जा रही है ना। अब अगले क्रम में जैसे ये हो गया, अब अगले क्रम में हम क्या करेंगे, जैसे अगला प्रश्न आपको डालना है। जैसे प्रश्न संख्या हमने लिखा 11। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप हर प्रश्न को
लाइन से करते चलें, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, इस प्रकार से आपको नहीं करना है। क्योंकि देखिए हर प्रश्न आपको हो सकता है कि कुछ प्रश्न टफ हो, हालांकि टफ कोई प्रश्न नहीं होता, जिसे आपने नहीं पढ़ा है वो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जो प्रश्न आपने नहीं पढ़ा या जो अच्छे से तैयारी नहीं है, उस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए बाद में करने के लिए, कीजिएगा जरूर लेकिन उसको बाद में छोड़ दीजिए करने के लिए। सबसे पहले जो भी प्रश्न आपसे एकदम अच्छे से बन रहा है, एकदम अच्छे से बन रहा है, उसको सबसे पहले आप डालिए। जैसे प्रश्न उत्तर क्रमांक 11 आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपको बहुत अच्छे से बनता है, तो आप सबसे पहले डालिए यहां पे प्रश्न उत्तर क्रमांक 11 और प्रश्न उत्तर क्रमांक 11 को हल करना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप टफ प्रश्न को लेते हैं, यानी कि जो नहीं आ रहा है आप प्रश्न, उसको अगर आप पहले करना शुरू करते हैं ना, तो आपके मन में यह लगेगा कि अरे प्रश्न पत्र बहुत कठिन आ गया है। और जब आपके मन में ये मन, देखिए हर कुछ दिमाग से होता है, हर कुछ फीलिंग से ही होता है, और अगर आपके मन में ही अगर आ गया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है या प्रश्न पत्र टफ आ गया है, तो निश्चित तौर पर पूरा प्रश्न पत्र आपको टफ लगेगा और आपको प्रश्न को हल करने में समस्या जाएगी। अब हमने यहां पे प्रश्न उत्तर क्रमांक 11 बिल्कुल अच्छे ढंग से डाला है। अब इसमें देखिए दो तीन चीजें पूछ रहा है, तो आप यहां पे 1 नंबर 2 नंबर डाल करके इस प्रकार से प्रश्न संख्या 11 को आप क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 11 को लिखेंगे। प्रश्न संख्या 11 जैसे ही कंप्लीट होता है, जैसे ये लघु उत्तरी हमने प्रश्न यहां पे लिखा है, तो चलिए ठीक है, शुभम सिंधे, बहुत अच्छी बात है, और 11th मैथ का स्टूडेंट हूं, वेरी गुड, कोई बात नहीं, 11th मैथ बहुत अच्छी बात है, मैथ आपने लिया। देखिए अगर कोई भी प्रश्न जैसे खत्म हो जाता है आपका और आपका पेज बहुत सारा बचा है, ऐसा लग रहा है कि उसी पेज में आपका दूसरा उत्तर कंप्लीट हो सकता है, तो आप एक काम कीजिए कि यहां पर कम से कम इतना का तो गैप बनाइए ही, 2 से 3 लाइन का गैप आप इसको रखिए ही रखिए। उसके बाद ही आप अगले प्रश्न को यहां पे शुरुआत कीजिए और अगले प्रश्न को हल कीजिए। और यदि आपको लगता है कि अगला प्रश्न इतने में आपका नहीं हो पाएगा जितना जगह बचा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी सरकार की तरफ से दी जाती है, आप एकदम उस पन्ने को छोड़ दीजिए और नेक्स्ट पन्ने से शुरुआत कीजिए। बस इतनी सी बात हमें बतानी थी आपके परीक्षा से संबंधित। अब आइए चलते हैं अपने उस महत्वपूर्ण सेशन पर जिसकी वजह से आप लोगों ने इस वीडियो को ज्वाइन किया है। तो बच्चों, आज का जो आपका सेशन है वह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको सफलता दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास हमारे द्वारा किया गया है, जिसमें काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों को इस सेशन के अंतर्गत लिया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा रिपीटेड प्रश्न है। तो आइए जल्दी से वीडियो की करते हैं शुरुआत और चलते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। बताइए, क्या परीक्षा में कॉपी कैसे लिखी जाती है, ये चीज हमने जो बताया, क्या आप लोगों को समझ में आया? यदि आया हो तो एक बार एस करें, फिर हम चलते हैं आगे आपके नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट अपने थीम पे। यस, ओके ओके ओके, एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दो यार, जितने लोग जुड़े हो। चलिए, अभी उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा अनीस, अभी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कौन कौन छोड़ सकते हैं। नो प्रॉब्लम, अभी मैं वीडियो बनाऊंगा कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने नंबर का आ रहा है, कौन सा चैप्टर कितने कितने नंबर का आ रहा है। अब जो स्वाभाविक सी बात है, जो कम नंबर का आएगा उसे आप गिव अप कर सकते हैं यदि आपकी तैयारी नहीं है तब। हालांकि अगर ऐसे देखा जाए तो कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले इन प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले मैं माँ सरस्वती से वंदन करता हूँ कि माँ सरस्वती आपको सन्मार्ग की राह पर प्रेरित करे और आप अपने जीवन में अपनी खुद के बनाए हुए मार्ग पर सदैव अग्रसर रहें और बिल्कुल कंटिन्यूटी पूर्वक आप अपना मेहनत करते रहें और जीवन में आप सबसे ज्यादा सफल व्यक्तित्व के इंसान बने। चलिए अगले क्रम में, जैसे देखिए हमने जो अपलोड किया था महत्वपूर्ण प्रश्न, उसमें हमने बताया था कि हम आंसर लेकर के आएंगे। आंसर को आपको कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा सारे प्रश्न को पढ़ करके यहाँ पे अगर बताता चलूँगा तो प्रश्न काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बिल्कुल अनीस, हलवा हलवा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए, तो जहां तक जितना संभव हो सकेगा मैं समझाते जाऊंगा। यदि कोई क्यूरी होगी आप लोगों की तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट सबका देख रहा हूं। यदि आप कमेंट करेंगे, किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो फिर उस चीज को मैं समझाऊंगा आप लोगों के पास। अभिनव गुप्ता, वेरी गुड मॉर्निंग और योर मोटिवेशनल सोर्स, थैंक यू, वेरी मोस्ट वेलकम। चलिए, अब देखिए जो हमारा सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी दोनों को इसमें शामिल किया गया है। लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी को सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वह क्या है, समजात और समृद्ध अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको क्या करना है, समझाना है, जैसा कि हमने अभी अभी उस सेशन में भी ले लिया था। तो यहां पर देखिए, जैसा कि मैंने वहां पर भी आपको बताया कि इसके आंसर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, समजात अंग। समजात अंग हेडिंग डालने के बाद इसको लिखेंगे। देखिए समजात अंग होता वह है कि जो कि कार्य से तो उसका कोई लेना देना नहीं है, कार्य इसका अलग अलग होता है, लेकिन यह देखने में या संरचना में ये क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु कार्य अलग अलग होते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मेढक के अग्रपाद और चमगादड़ के पंख, मेढक के अग्रपाद और चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ। देखिए मेढक का भी अग्रपाद चलने के काम या कुछ करने के काम आता है, मनुष्य का हाथ भी कुछ करता है, लेकिन इन दोनों की या इन तीनों की बनावटें अलग अलग होती हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। बिल्कुल सुभाकर प्रजापति, समजात अंग और समजात अंग और समजात लक्षण दोनों समान है। देखिए इसमें मैं कोई गार्ड तो हूं नहीं कि एग्जैक्ट बता सकता हूं कि कितना आएगा, लेकिन मेरा प्रयास यह है कि आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न बिल्कुल मोस्ट रिपीटेड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन प्रश्नों को हमने शामिल किया है। और मेरा जहां तक अनुमान है कि आपका 70 से 90% क्वेश्चन इस पीडीएफ से, जो एक ये है हमारा फर्स्ट पीडीएफ और इसके बाद जो सेकेंड पीडीएफ हमारी आएगी, सेकेंड पीडीएफ ये फर्स्ट लाइव और सेकेंड लाइव में जो भी आपका आएगा अभी सेशन, उस सेशन के अंदर अगर आप पूरा पढ़ लेते हो तो 70 से 90% आने का पूरा चांस है। अब अगले क्रम में जैसे देखिए समृद्ध अंग अगर आपने देखा है, समृद्ध अंग अगर आपको लिखना है तो समृद्ध अंग देखिए क्या होता है कि ऐसे अंग जिनका कार्य समान हो किंतु उनकी संरचना, उनकी उत्पत्ति अलग अलग हो, उसे हम कहते हैं समृद्ध अंग। जैसे आपका होता है पक्षियों के पंख और चमगादड़ के पंख, दोनों को आप देखेंगे, यहां पे देखिए हमने चित्र के माध्यम से आपको बताया भी है। ये देखिए मनुष्य के हाथ और छुछुंदर के हाथ जो हैं, इनकी बनावट आपको एकदम समान लग रही है। तो जिनकी बनावट समान हो लेकिन छुछुंदर के जो हाथ हैं वे उड़ने के काम करते हैं और मनुष्य के हाथ कुछ उठाने के कार्य करते हैं, तो इसलिए ये इनके कार्य अलग हैं, लेकिन बनावट या संरचना आप यहां पे देख रहे हो कि दोनों क्या है, एक समान है। इसलिए ये क्या है, आपके समृद्ध अंग है। और यहां पे देखिए समजात अंग है। और ये देखिए समृद्ध किसको कहते हैं, जैसे देखिए पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, ये इन दोनों की बनावट देखिए, आप खुद देखिए इन दोनों की बनावट क्या है, अलग अलग है, किंतु कार्य इनका क्या है, समान है। इसलिए ये क्या है, आपके समजात अंग है, सॉरी समृद्ध अंग है। ये दोनों क्या है, समृद्ध अंग है। तो इस प्रकार से चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। चित्र अगर आपने देख लिया, हालांकि आपको बनाना नहीं है चित्र, लेकिन अगर आप यहां पे चित्र देख लिए ना तो आपको ये चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगी। हाँ, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। फिर लाइव आइएगा शाम को जी, बिल्कुल प्रयास पूरा रहेगा। किसी भी प्रकार की अगर समस्या ना रहेगी तो आऊंगा और शाम के लाइव क्लास में मैथ का डिस्कशन किया जाएगा। चलिए अभी फिलहाल आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्या कहां से कितना नंबर का आएगा ये सेशन के लास्ट में हम डिस्कशन कर लेंगे, टेंशन ना लीजिए। मैं सेशन के लास्ट में 10 मिनट का आप लोगों को समय दूंगा। जो भी आप लोगों की क्यूरी रहेगी, जो भी कौन कहां से आएगा, कितना आएगा, कैसे करना है, ये जो भी क्वेरी रहेगी हम सेशन के लास्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी क्या है कि अभी आप लोग बीच बीच में अगर इस प्रकार का सवाल पूछोगे इस यहां से हट के, तो थोड़ा सा सेशन लंबा बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये सब जो भी सवाल हैं आप लोगों के, इसको हम बाद में चर्चा कर लेंगे सेशन के अंत में। अब देखिए अगला सवाल आपका है, कहता है जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है, उदाहरण सहित समझाइए। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ जाता है। देखिए चयन जो है वह स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख लेंगे, इसका पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा।
और अगले क्रम में देखिए अनुकूलन। अनुकूलन का परिभाषा आप इस प्रकार से लिख लेंगे कि जीव अपना प्राकृतिक आवास में, जैसे जहां भी कोई जीव जाता है अपना आवास बनाता है, रहने का स्थान बनाता है, तो उस स्थान में वह जीव पूरी तरह से ढल जाता है और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। जैसे पक्षी प्रवास करते हैं, खरगोश उधार खोदते हैं यानी गड्ढा खोद के रहते हैं, रेगिस्तानी छिपकली धूप में बैठती है, ये सभी व्यवहार अनुकूलन के उदाहरण हैं। भाई अगर खरगोश बिल में रह ले रहा है तो बिल में हर कोई तो नहीं रह सकता, अब वह बिल में रहने के लिए अनुकूलित है, तो वही क्या कहलाता है, आपका अनुकूलन कहलाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को लिख लेंगे। अगले क्रम में देखिए आपका है कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन। चयन दो प्रकार का होता है, कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन। तो कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में अंतर जो है आपको लिखना है, तो कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में अंतर इस प्रकार लिख लेंगे। कृत्रिम चयन जो है मनुष्यों द्वारा होता है, यह प्रकृति द्वारा होता है। इसके द्वारा वांछित लक्षणों को जीव क्या करते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्रकृति निर्धारित करती है कि किस जीव में क्या लक्षण होना चाहिए। अब इसकी गति तेज होती है, इसकी गति धीमी होती है। उदाहरण धान व गेहूं की जो कई किस्में आ रही हैं जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, और इसके लिए उदाहरण जो मनुष्य और अन्य प्रकार का जीव है वह आपके किसके उदाहरण हो जाएंगे, आपके ये प्राकृतिक चयन के उदाहरण हो जाएंगे। अगले क्रम में देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 4 है, एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इस समानता के कोई 3 कारण लिखिए। बार बार मोस्ट रिपीटेड प्रश्न ये भी है, 3 कारण आपको बताना है। देखिए एक ही जाति के समूह में जीवों में समानता के निम्न कारण है। सबसे पहले कोई भी चीज पूछता है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि उसको निम्नलिखित कारण है, जैसे कारण पूछा तो आपने बोल दिया कि हाँ इस चीज के निम्नलिखित कारण है। उसके बाद 3 पूछा है तो आपने इस प्रकार से आपको नंबरिंग करना है 3, और 3 कारण इस प्रकार से आपको क्या करना है, दे देना है इस तरह से। अब अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 5 है, इसमें देखिए कुछ पदार्थों के पीएच मान निम्नलिखित हैं। किन पदार्थों की पीएच प्रकृति क्षारीय है, किन पदार्थों की अम्लीय है, किन पदार्थों की प्रकृति उदासीन है। देखिए जिन पदार्थों का पीएच 7 है ये तो उदासीन हो जाएगा। 7 से ऊपर वाला, जो 7 से ऊपर जाएगा वह क्या होगा, आपका क्षारीय, और जो 7 से नीचे आएगा वह क्या हो जाएगा, अम्लीय। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय होगा नींबू का रस, क्योंकि इसका पीएच 7 से कम है और 7 से ज्यादा कम है, क्योंकि 7 से कम तो 5.5 भी है, तो ज्यादा कम कौन है, 2.2 है। तो जो नींबू का रस है वह क्या हो जाएगा, ज्यादा क्षारीय हो जाएगा। अब यहां पे खाने का सोडा का पीएच कितना है, 8.2, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना है, 13। तो ज्यादा क्षारीय इसमें से कौन है, कमेंट करके बताइएगा कि ज्यादा क्षारीय इसमें कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर आपका खाने का सोडा। तो इसमें से आपको बता दें कि 7 से ज्यादा होना चाहिए तो क्षारीय होगा। अब 7 से ज्यादा तो ये भी है, 7 से ज्यादा ये भी है, लेकिन 13 जो है 8.2 से भी ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल 21 हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल राइट जवाब। अगले क्रम में देखिए यहां पे लिखा भी है, उत्तर देख लीजिएगा आप लोग। अगले क्रम में देखिए क्या कहता है, प्रश्न संख्या 6, हाँ बिल्कुल 13 वाला, बिल्कुल अनीस। अब देखिए सोनाली ने 4 बिलियन PQRS की सर्वात्रिक सूचक की जांच की, तब पीएच क्रमशः 13, 7, 2, 6 प्राप्त हुए। इस आधार पर कौन सा बिलियन प्रबल अम्लीय है, उदासीन है, दुर्बल अम्लीय है, प्रबल क्षारीय है। देखिए 13 जो होगा वह क्या होगा, 13 जो होगा वह क्या होगा, प्रबल क्षारीय होगा, आप सब जानते हैं। 2 जो होगा वह कैसा होगा, प्रबल अम्लीय होगा। 6 जो होगा वह क्या होगा, वह दुर्बल अम्लीय होगा। 6 जो है कमजोर अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल होगा। और जो आपका 7 जिसका पीएच है वह आपका बिल्कुल से क्या होगा, बिल्कुल से क्या होगा, उदासीन होगा। जो 7 है वह बिल्कुल से आपका क्या होगा, 7 है जो वह बिल्कुल से क्या होगा, आपका उदासीन होगा। 7 आपका बिल्कुल क्या होगा, उदासीन होगा। अब अगले क्रम में इसी तरह से हम चलते हैं, अगले क्रम में देखते हैं। आइए अगले क्रम में क्या है आपका, अगले क्रम में जी प्रबल 13। वेरी गुड वेरी गुड, जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा। और अगले क्रम में देखिए 7वां प्रश्न है, केल्विन पैमाने और थर्मामीटर में न्यूनतम व अधिकतम तापमान को चित्र के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। बहुत आसान है थर्मामीटर का चित्र बनाना। इस प्रकार से देखिए थर्मामीटर में क्या होता है कि आपका इस तरह से एक व्यवस्था बनी होती है, कांच की ट्यूब ले लेते हैं, उसमें हम पारा या एल्कोहल भर देते हैं, और उसको जब हम बर्फ पे ले जाकर के आपका उसको बर्फ पे ले जाकर के जब रखते हैं तो इस पारे का आयतन यहां पे देखिए यहां तक चढ़ा हुआ है, तो जहां तक पारे का आयतन चढ़ता है बर्फ पे ले जाके रखने पर उसको हम न्यूनतम तापमान कहते हैं, और खौलते द्रव पर ले जाकर के रखने पर जितना इसका आयतन यहां पे बढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अधिकतम
इसकी उच्चतम बिंदु कहते हैं और इसको न्यूनतम बिंदु कहते हैं। अधिकतम बिंदु या उच्चतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु। तो जो केल्विन पैमाना होता है उसमें न्यूनतम बिंदु जो होता है 273 होता है। जैसा कि आपने यहाँ पे देख भी रहा होगा कि केल्विन पैमाने में न्यूनतम बिंदु कितना होता है 273, और इसमें जो अधिकतम बिंदु होता है वह 373। टोटल 100 छोटे छोटे खाने यहाँ पे पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हमने फारेनहाइट पैमाना भी यहाँ पे बना दिया है। फारेनहाइट पैमाना आपका 32 डिग्री फारेनहाइट से शुरू होता है, यानी इसका जो निम्नतम बिंदु होता है वह कितना होता है, वह 32 डिग्री फारेनहाइट होता है। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, उच्चतम बिंदु जो होता है वह 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। इसमें टोटल खानों की संख्या अगर पूछा जाए फारेनहाइट पैमाने में, तो टोटल खानों की संख्या कितनी होती है, इसमें 180 होती है। सनी गुप्ता, बिल्कुल, वेरी गुड। सनी गुप्ता, टीच टेस्ट, अभिनव और अनीस एके साहू 212F, हाँ बिल्कुल। जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है वह 212 होता है। टोटल 180 खाने होते हैं फारेनहाइट पैमाने में और टोटल 100 खाने होते हैं आपके केल्विन पैमाने में। अगला है आपका देखिए सेल्सियस पैमाने का। आपको सेंटीग्रेड पैमाने में न्यूनतम और आपको क्या देना है, अधिकतम तापमान चित्र के द्वारा। चित्र आपका बेहद आसान है। इस प्रकार की एक परखनली बनाएंगे और उसमें नंबरिंग कर दीजिएगा। 30 0 से इधर 30 तक चले जाइएगा, 30 40 जितना जाना हो, और इधर ऊपर में आपको 100 तक जाना है। 0 से लेकर के 100 तक इसमें जाता है। और इसका न्यूनतम जो बिंदु है, न्यूनतम जो पॉइंट है वह कितना है, न्यूनतम पॉइंट आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो हाईएस्ट पॉइंट है वह कितना है आपका, वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टोटल खाने की बात की जाए तो इसमें भी टोटल खाने की संख्या कितनी होती है, टोटल खानों की संख्या इसमें भी कितनी होती है, आपका 100 होती है। हाँ, मेंडल का तीसरा नियम भी मैं बिल्कुल लूंगा, समझाऊंगा, टेंशन ना लें आप। हाँ, 0 से 100, वेरी गुड। तो सेंटीग्रेड पैमाना समझ में आ गया होगा। देखिए अगला है आपका कि तापमापी में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए तापमापी बनाया कैसे जाता है, क्या कभी आपने ये चीज समझा, सीखा? क्या तापमापी बनाया क्यों जाता है या कैसे बनाया जाता है, क्या आपने सीखा? उसमें पारे का ही उपयोग हम क्यों करते हैं, पानी का उपयोग क्यों नहीं कर देते? ऐसा हम क्यों करते हैं? तापमापी, क्या किसी बच्चे को पता है? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करें। क्या किसी बच्चे को पता है कि तापमापी में हम पारे का ही उपयोग क्यों करते हैं, उसमें पानी क्यों नहीं भर देते परखनली में? चलिए, नहीं जानते, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए तापमापी का जब हम निर्माण करते हैं ना, तो सबसे पहले एक हम क्या लेते हैं, कैपिलरी लेते हैं। एक हम बहुत ही पतली नली लेते हैं, कांच की ट्यूब लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने ट्यूब ले लिया। अब हम एक ऐसी वस्तु का चुनाव करते हैं, जिसके साथ ताप बढ़ाने पर, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ऐसी वस्तु का हम चयन करते हैं, एक ऐसी वस्तु को लेते हैं जिसका तापमान बढ़ाने पर उसका कोई भी एक गुण समान रूप से परिवर्तित हो, कोई भी उसका एक गुण समान रूप से परिवर्तित हो ताप बढ़ाने पर। तो पारा एक ऐसी वस्तु है जिसका तापमान अगर हम बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में समान रूप से परिवर्तन होता है। पानी के साथ क्या होगा कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे, पानी आपका सटकता जाएगा और उसका वाष्प बन के वह उड़ता चला जाएगा और सब कहानी हो जाएगी खत्म। लेकिन पारा का ऐसा गुण है, पारा या एल्कोहल का ऐसा गुण है कि अगर उसका तापमान बढ़ाया जाए तो उसका आयतन समान रूप से परिवर्तित होगा। तो तापमापी के निर्माण के लिए हम एक ऐसी वस्तु का चयन करते हैं जिस वस्तु का तापमान बढ़ाने के साथ साथ किसी एक गुण में निश्चित रूप में परिवर्तन हो। तो पारा एक ऐसी वस्तु है, ऐसा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर आयतन इसका निश्चित रूप में परिवर्तन होता है। तापमापी के निर्माण के लिए एक ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसका तापमान बढ़ने पर उसकी एक गुण में क्रमिक रूप से क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। क्या यह बात बताइए क्रिस्टल क्लियर हो गई? यदि यह बात हलवा हो गई तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए हलवा, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्न को परिवर्तित कीजिए। निम्न को आपको क्या करना है, परिवर्तित करना है। यह छिपता नहीं है तथा प्रत्येक ताप पर अत्यंत प्रसार के समान होता है और यह आसानी से प्राप्त होता है। बिल्कुल सनी गुप्ता, आपका भी कहना बिल्कुल सही है और काफ़ी बच्चों को हलवा हुआ। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। थोड़ा सा ये मुझे लगता है ज़्यादा विजुअल नहीं होगा,
इसके लिए थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में। 30 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड को जब आप फ़ारेनहाइट में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, देखिए आपके पास एक सूत्र होता है, जो कि सूत्र क्या होता है, C/5 बराबर F-32। देखिए एक सूत्र संबंध होता है, ये संबंध आपका होता है C/5 बराबर ये होता है F माइनस आपका होता है 32 बटे कितना होता है 9, और बराबर आपका होता है केल्विन के साथ अगर चले जाएंगे तो K माइनस का हो जाएगा आपका 273 बटे कितना हो जाएगा 5। अगर आपको सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना है तो इसको और इसको काम में लेंगे, और यदि आपको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इसको और इसको काम में लेंगे। और अगर आपको फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलना है तो इन दोनों फार्मूले को काम में लेंगे। चाहे जो भी बदलना है आप इन फार्मूलों का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। आयुष सिंह, क्या समस्या है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सनी गुप्ता वेरी गुड, सूत्र आपने लिखा है। अब यहां पर देखिए हमको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो हम ये वाले फार्मूले का काम में लेंगे। यहां पे सेंटीग्रेड सी का मान दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सी का मान जो दिया है उसको यहां पे लिख लिए, सी के जगह पे सी का मान रख देंगे, जो कट पिट रहा है कटा पिटा देंगे, उसके बाद हम इन दोनों का पक्षांतर कर देंगे तो एफ का मान कितना आ जाएगा आपका 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंतिम में लिख देंगे कि अतः 30 डिग्री सेंटीग्रेड में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो इस प्रकार से हम इस उत्तर को क्या करेंगे, लिख देंगे। वेरी गुड अनीस और सनी गुप्ता, अपने सूत्र को लिखा, बहुत अच्छा। अब देखिए यहां पर आपको 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है, सेल्सियस में। यहां पे देखिए फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है, फिर भी हम इसी सूत्र को काम में लेंगे क्योंकि इन दोनों सूत्र में सेंटीग्रेड और आपका फ़ारेनहाइट दोनों क्या होता है, आ जाता है। अब हल करने का प्रयास कीजिएगा इसको आप लोग खुद से। F का मान कितना दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो F के जगह पर हम कितना रख दिए, यहाँ पे 40 रख दिए। F के जगह पे कितना रख दिए, 40। 40 में से 32 को निकाल दिए तो कितना बचा आपका, 40 में से 32 को निकाल दिए तो हमारा 8 बचा। 5 इधर से आ गया तो इसके यहाँ पे भाग में था 5, इधर आया तो किस में हो गया, गुणा में यहाँ इसके साथ हो गया। और 9 यहाँ पे भाग में था, जब 9 को इधर ले गए तो 9 उधर गया तो किस में हो गया, C के साथ मल्टीप्लाई में हो गया। अब हमको तो C का मान चाहिए ना, C का मान चाहिए ना, 9 को हमें फिर से इधर भेजना पड़ेगा। तो 9 को हम क्या करते हैं, यहां से फिर से यहां भेज देते हैं, तो इधर आएगा 9 तो भाग में हो जाएगा और ये 5 बटे कितना हो जाएगा, 40। तो C बराबर 40 में जब 9 का भाग देंगे तो 4.44 आंसर इसका आएगा। तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में 4.44 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभिनव गुप्ता वेरी गुड। F -32 होता है, F -32 होता है। अभिनव गुप्ता वेरी गुड, F -32 बटे 9 होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास। अगले क्रम में आइए देखते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को अब फ़ारेनहाइट में बदलना है, बदलो। 40 डिग्री सेंटीग्रेड को अब किस में बदलना है, आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड को अब फ़ारेनहाइट में आपको बदलना है। नितिन, ये क्या है ये लाइव क्लास है। चलिए अगले क्रम में जो आपका सवाल है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। फार्मूला आपका सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए यही उपयोग में होगा। यहां पे आपको सेंटीग्रेड का मान दिया हुआ है तो सेंटीग्रेड के जगह पर आप सेंटीग्रेड के मान को रखेंगे और 40/5 कर देंगे तो यहां पे 8 आ जाएगा। इस 8 को अगर आप क्या करेंगे, 9 के पास पे 9 को, इस 9 को क्या कीजिए, इधर लेके आ जाइए तो ये 9 × 8 हो जाएगा। इधर F -32 है तो 9 8 कितना होता है आपका 72, और इधर से ये 32 आ जाएगा तो ये माइनस से किस में हो जाएगा, प्लस में। यहां पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, माइनस से किस में हो जाएगा, प्लस में। और जब 32 को 72 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। सनी गुप्ता बिल्कुल राइट। एके साहू काफी सुंदर, आप लोगों का कमेंट देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिएगा एक बार ध्यान से कि मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 68.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा। इसके लिए आपसे हमारा एक प्रश्न है कि क्या ठंडी ज्यादा खतरनाक होगी किसी मनुष्य के लिए कि या गर्मी खतरनाक होगी। आप एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट आपका देखना चाहता हूं। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब देखिए पहले अब इसको करता हूं, कल के लाइव क्लास में हो सकता है ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लेके आऊं।
तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे। मैं फिलहाल आप लोगों से ये कमेंट चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या ठंडी ज्यादा किसी मनुष्य के लिए खतरनाक होती है या गर्मी खतरनाक होती है। बिल्कुल लॉजिक के साथ देना है, दोनों नहीं, बदमाशी ना करो आप लोग, दोनों नहीं। चलिए गर्मी क्यों खतरनाक है, मैं पूछना चाहता हूं क्यों, कारण सहित बताना है आपको। ठंडी खतरनाक है तो क्यों खतरनाक है, और गर्मी खतरनाक है तो क्यों खतरनाक है। दोनों तो नहीं दोनों में नहीं मान सकता, ज्यादा खतरनाक की मैं बात कर रहा हूं। समान तापमान जरूरी है नहीं कमलेश, अंतर है। समझाऊंगा, पहले इस सवाल को समझिए। अगर आता हो तो कमेंट कीजिएगा लॉजिक के साथ, और यदि नहीं आता हो तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, मैं बताऊंगा। देखिए, आपको 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है वह हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड में देखा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसी को अगर आप फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कहीं कहीं पर 98.4 भी देता है, लेकिन जो आपका एग्जैक्ट है वह 98 पॉइंट कितना है, 6 है। तो इसको इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। ठंडी में हाथ पांव जमने लगते हैं, शरीर जल जाएगा, ये सब क्या है। लॉजिक दो, विज्ञान का एकदम वास्तविक तर्क दो, तब मैं मानूं। जल की महत्तम विशिष्ट उष्मा का दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। बिल्कुल लिखा जाएगा, अभी टेंशन ना लिया जाए, लिखा जाएगा। अधिक गर्म, क्योंकि इसमें मानव का शरीर गल सकता है। चलिए मैं समझाता हूं, देखिएगा, लॉजिक को समझिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं, ये आपका टिंकू है, कौन है, टिंकू है, या मान लीजिए ये आपका कौन है, ये आपका है कलुआ। और इस कलुआ का अगर अभी आपने देखा कि स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है, तो आपने देखा वहां पर कि कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब अगर इतना तापमान है तो ये कलुआ बिल्कुल स्वस्थ है, इसको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन यही तापमान अगर 98.6 से गिर करके यदि 94 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर होता है, तो यहां से कलुआ का राम नाम क्या हो जाएगा, कलुआ का यहां से राम नाम सत्य हो जाएगा, कलुआ खत्म बाजार हो जाएगा। अब अगर यही तापमान अगर बढ़ता है, तो यह तापमान अगर बढ़ करके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, तो भी कलुआ का राम नाम क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कलुआ इस दुनिया से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब अगर यहां पर आप थोड़ा सा फोकस करें तो तापमान 98 से अगर 94 गया, यानी कि केवल कितना कम हुआ, केवल 3.4 कम हुआ, तो इस कलुआ का राम नाम क्या हो गया, सत्य हो गया। और यदि यह तापमान बढ़ाया गया तो कितना बढ़ा, यह 6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर इसका मान बढ़ाया गया, तब जाकर के यहां पे कलुआ का राम नाम क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है। अब सोचो आप, टेम्परेचर गिरा तो ज्यादा गिरा या टेम्परेचर बढ़ा तो ज्यादा बढ़ा, क्या हुआ, टेम्परेचर को यहां पर ज्यादा बढ़ाया गया, बढ़ने पे 6 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा, तो भी यह कलुआ आसानी पूर्वक उसको सहन कर लिया। लेकिन अगर 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड घटा तो कलुआ का राम नाम क्या हो गया, सत्य हो गया। अब सोचो कि घटने का मतलब ठंडी और बढ़ने का मतलब गर्मी, तो खतरनाक कौन है, अब बताइए कमेंट करके। अब मैं देखना चाहूंगा कि क्या अब आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ इतने में, मैं कमेंट देखना चाहूंगा एक बार। क्या खतरनाक है, अब जल्दी से बताइए, जल्दी से मारिए कल्टी। सर मैं सही बोला था, क्या 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 बताइए, गर्मी खतरनाक है या ठंडी। हाँ, ठंड अधिक खतरनाक है, वेरी गुड, ठंड अधिक खतरनाक है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा भी गिरा, कलुआ का राम नाम सत्य हो गया। लेकिन बढ़ने के लिए 6 डिग्री फ़ारेनहाइट जब बढ़ेगा तब जाकर के कलुआ का राम नाम सत्य होगा। तो इसलिए ठंडी जो है वह बहुत ज्यादा खतरनाक है गर्मी के तुलना में। अभी भी कमलेश दोनों खतरनाक है कर रहे हैं, चलिए दोनों नहीं है, ठंडी सबसे ज्यादा खतरनाक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला है निम्न में से उन तत्वों को चुनिए जिनका आकार बड़ा है तथा उसका कारण भी लिखिए। कारण के साथ लिखना है कि आपका मैग्नीशियम बड़ा है या आपका क्लोरीन बड़ा है। परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, निश्चित तौर पर जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है वह क्या होगा, बड़ा होगा। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है वह क्या होगा, आपका बड़ा होगा। इसका कारण आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, ठंडी ज्यादा खतरनाक होगी गर्मी की अपेक्षा में, ठंडी ज्यादा खतरनाक होगी, बिल्कुल। चलिए इसका उत्तर इस प्रकार से लिख लेंगे। अगला देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर लिखना है। आप इसके अंतर को इस प्रकार से लिख लेंगे। अंतर को देखिए, विभिन्न प्रकार के जीवों का वह रेखीय क्रम है जिसके द्वारा भोजन का संश्लेषण होने और खाए जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्या कहते हैं, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और खाद्य जाल किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र में परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं को ही एक साथ क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख लेंगे। फ्यूज तार क्या है, देखिए फ्यूज लगाया क्यों जाता है और ये क्या है और ये किस पदार्थ का बना होता है, तो इसको आपको बता दें कि यह तांबा, टीन और सीसा के मिश्र धातु से बना होता है। अब बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि ऐसी कौन सी मिश्र धातु है जिसमें तांबा, टीन और सीसा होता है। कौन सी मिश्र धातु है जिसमें तांबा, टीन और सीसा होता है। अच्छा हाँ, ये एक मिनट, इसमें मैं झटके में देखा नहीं क्या अच्छे से। हाँ, इसमें देखिए क्या है, मैग्नीशियम का आकार बड़ा होगा क्योंकि आवर्त सारणी में जब आप बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो उसमें परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। और देखिए इसीलिए तो प्रश्न पूछा है, अगर सीधा सीधा बताना होता तो बिल्कुल आप भी कोई भी देख करके इसको क्या करता, बता देता। लेकिन इसमें देखिए आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाएंगे तो इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। यानी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर नाभिक में इलेक्ट्रॉनों के प्रति ज्यादा आकर्षण होगा जिससे परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। अब इसके इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि देखिए कक्षा दोनों में, चाहे मैग्नीशियम हम देख लें चाहे आपका कैल्शियम देख लें, इन दोनों में ही कक्षाएं जो हैं, इन दोनों में कक्षाओं की संख्या क्या है, समान है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण इसका जो अंतिम कोश की दूरी है वह थोड़ा सा फैला होगा और इसमें आकर्षण के कारण जो अंतिम कोश है वह सिकुड़ जाता है, इसलिए क्लोरीन का आकार क्या होगा, छोटा होगा। अब इसमें देखिए, इसमें Na के तुलना में K का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों में ही आपका दोनों एक ही उसमें है, ऊपर मतलब एक ही वर्ग में है, इसलिए इसमें कक्षाओं की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसमें कक्षाओं की संख्या कम होगी, इसलिए K का आकार इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। बिल्कुल, अभिनव गुप्ता, वेरी गुड। चलिए अब अगले क्रम में फ्यूज तार के बारे में हम देख रहे थे। फ्यूज तार तांबा, टीन और सीसा मिश्र धातु का क्या होता है, बना होता है। अब इसमें देखिए इसलिए लगाया जाता है, ये अत्यंत कम गलनांक का होता है कि आपके अगर परिपथ में किसी भी, देखिए मेन तार जो होती है, जैसे यहां पर अगर आपने यहां पर एक फ्यूज लगा दिया, दो तार आपका आया, घरेलू परिपथ आपने देखा होगा, आपके इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, इसमें देखिए आपके पोल से दो तार आते हैं। अब अगर मान लेते हैं एक तार में हमने बीच में फ्यूज लगा दिया और ये फ्यूज जो होता है ना एकदम पतला सा होता है, पतला सा कम गलनांक वाला तार होता है। अब मान लेते हैं आगे जाकर के यहाँ पे आपके घर की लाइट के विभिन्न उपकरण यहाँ पे क्या किए गए, लगा दिए गए। अब मान लेते हैं कि इस उपकरण में किसी भी प्रकार की कोई खराबी आ जाती है, तो यहाँ पे जो आपने एकदम कम गलनांक वाला जो आपने यहाँ पे फ्यूज तार लगा रखा है ना, किसी भी प्रकार की खराबी आने के कारण या किसी भी प्रकार के शॉर्ट सर्किट आने के कारण इसमें लगने वाला फ्यूज तार धीरे से गल जाएगा और इसमें जब ये हट जाएगा तो इस परिपथ में धारा का प्रवाह होना बंद हो जाएगा और वो उपकरण आपका खराब होने से बच जाएगा। देखिए किताबी लैंग्वेज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है आपको। आपने जिस प्रकार से पढ़ा है, जिस प्रकार से समझा है, उसका उत्तर बिल्कुल आप उसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब। हाँ, एमसीक्यू कराएंगे, टेंशन ना लीजिए। 14वां प्रश्न है, जल्दी जल्दी आइए, इस सेशन का प्रश्न करते हैं। पहले, विद्युत परिपथ में प्रयोग करने वाली कोई 3 सावधानियां, जो कि आप सबको पता ही है भली भांति, इसको बहुत बताने की जरूरत है नहीं। इस प्रकार से आप इसकी सावधानियों को लिख सकते हैं। अगले क्रम में आपका है प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन का आपको नामांकित चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए कल हो गए हमारी, कल या आज ही प्रयास ये रहेगा कि आपका जो चैप्टर नंबर 6 है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विद्युत हमारे दिल के भी बिल्कुल करीब है, इसलिए हमने चैप्टर नंबर 6 का
जो लेक्चर क्लास है वह बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्म में आज हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे आप लोग देख लीजिएगा। एकदम बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पूरा चैप्टर आपको समझाया गया है। एक चैप्टर अगर आप इसको पूरा देख लेते हो ना, तो इस चैप्टर से संबंधित जितनी भी आपकी कंफ्यूजन होगी, सारी की सारी कंफ्यूजन आपकी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इस पे विभिन्न परिपथ का संकेत आपको बताना है। आइए देखते हैं संकेत, कौन किसका संकेत कैसा होता है। अगर कहीं पे आपका ऐसा संकेत दिख रहा है तो यह क्या है, सेल है। अगर कहीं पे आपको ऐसा संकेत दिख रहा है तो यह आपका संयोजी तार है। अगर कहीं पे ऐसा संकेत दिख रहा है तो यह संधि है। अगर कहीं पे ऐसा संकेत है तो यह विद्युत बल्ब है। और कहीं पे अगर ऐसा संकेत है तो यह स्विच ऑन है। कहीं पे ऐसा संकेत है तो स्विच ऑफ है। यानी कि अगर ये दोनों बिंदु अगर मिले होंगे तो स्विच ऑन, और ये दोनों बिंदु अगर दूर दूर होंगे तो स्विच ऑफ होगा। अब अगर इसकी बात करें तो ये बैटरी है। देखिए सेल जो है, सेल में आपको केवल एक ही यहां पे सेल मिलेगा, और इसमें बैटरी में कई सेलों को जोड़ करके क्या बनाई जाती है, बैटरी। इस प्रकार से अगर चिन्ह मिलता है तो ये प्रतिरोध होगा। अगर इस प्रतिरोध पर एक इस प्रकार का एरो लग जाए तो ये परिवर्ती प्रतिरोध होगा। अगर ए लिख करके इस प्रकार से प्लस माइनस दिया है तो अमीटर, भी लिख करके इस प्रकार से दिया है तो यह क्या हो जाएगा, आपका वोल्ट मीटर। हाँ बिल्कुल, टंगस्टन राइट जवाब। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखना है। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जो एक निश्चित समय में अपने परिमाण और दिशा दोनों को क्या करती है, चेंज करती है। इसके लिए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। इसके लिए कोई ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार से इसके अंतर को लिख लेंगे। अगला है, ओम के नियम को अपने शब्दों में लिखिए तथा V और I के बीच में ग्राफ आपको क्या करना है, खींचना है। ओम का नियम इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे, बहुत ही आसान है। ओम अंकल ने आपका एक नियम बताया, जिस नियम के माध्यम से उन्होंने बताया कि केवल जो भी होता है ना, भी अनुक्रमानुपाती होता है आई के। बस इतना सा ओम का नियम है कि भी आई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम अंकल का आपका नियम है, एक लाइन का। और अनुक्रमानुपाती का मतलब कि यदि भी को बढ़ाया जाएगा तो आई उसके साथ साथ क्या होगा, बढ़ेगा। जितना ही ज्यादा भी होगा उतना ही ज्यादा आई होगा, और इसी संबंध को हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है बता दीजिए। कभी कभी हमें परिपथ में ऐसा होता है कि प्रतिरोध को बढ़ाना या घटाना पड़ता है, प्रतिरोध को परिवर्तित करना होता है। तो ऐसा प्रतिरोध जिसको हम जब चाहें उसके प्रतिरोध को क्या कर दें, कम या ज्यादा बढ़ा घटा सकें, परिवर्तित कर सकें, उसे हम कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, तो ओम अंकल का नियम आपका यही है। यहां से अनुक्रमानुपाती चिन्ह जब भी संसार में हटाया जाता है तो एक नियतांक आता है, जिस नियतांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो भी बराबर सूत्र हो जाता है आपका आई आर। यही ओम का नियम है। अभी इसका देखिए ग्राफ कैसे होगा। एक ग्राफ पर आप विभव ले लेंगे और दूसरी ग्राफ पर आप क्या ले लेंगे, धारा ले लेंगे। जैसे आपका ओम का नियम क्या कहता है, भी अनुक्रमानुपाती आई, यानी कि जैसे जैसे हम भी को बढ़ाएंगे आई का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर देखिए इधर जब हम जाएंगे इधर की ओर तो धारा बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो विभव बढ़ेगा। अब जैसे देखिए विभव बढ़ेगा, ऊपर की ओर जाएंगे, धारा का भी मान यहाँ पे विभव भी बढ़ेगा, धारा भी बढ़ेगा, विभव भी बढ़ेगा, धारा भी बढ़ेगी, विभव भी बढ़ेगा, धारा भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से एक सीधी सीधी लाइन ग्राफ में आपको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसके उत्तर को कर सकते हैं। चलिए, अगला है आपका प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन। यदि देखिए समांतर क्रम किसको कहते हैं, यदि आपके प्रतिरोध जैसे जो दिया हुआ है प्रतिरोध, अगर सभी प्रतिरोध अभी हम वहां पे समझाना थोड़ा सा भूल गए, यहां पे देख लीजिए। यदि सभी प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से जुड़े हों कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ा हो और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। और यदि आपका प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से जुड़ा हो, आपका प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से जुड़ा हो कि जैसे तीन प्रतिरोध हैं, तो एक प्रतिरोध इस प्रकार से, दूसरा प्रतिरोध इसके आगे इस प्रकार से, तीसरा प्रतिरोध इसके आगे कुछ इस प्रकार से। अगर ऐसा प्रतिरोध जुड़ा हो कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी प्रत्येक प्रतिरोध का प्रत्येक सिरा अलग अलग बिंदुओं से अगर जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। हाँ, ग्राफ के लिए पैमाना आवश्यक है, बिल्कुल। बिना पैमाना के कैसे ग्राफ बनाओगे बताओ आप, बिना पैमाना के कैसे ग्राफ बनाओगे। तो यदि प्रतिरोध आपका ऐसा जुड़ा हो कि प्रत्येक प्रतिरोध का प्रत्येक सिरा अलग अलग बिंदुओं के साथ जुड़ा हो, तो ऐसे क्रम संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहां पर देखिए हमने इसको इसके लिए लिखा है। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सबसे पहले हमने चित्र बनाया है। परिभाषा आप लिख लेंगे कि सेलों का
प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसका प्रत्येक सिरा अलग अलग बिंदुओं से जुड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब यहां पे नोट पॉइंट देखिएगा कि रास्ता बदलने पर धारा बदलती है और बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है। एकदम बिल्कुल कैप्सूल पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब यहां से ओम का नियम लगाएंगे। यहां पे देखिए रास्ता नहीं बदल रहा है, रास्ता तो सबके लिए यही समान है, रास्ता आपका बदल नहीं रहा है, लेकिन बिंदु अलग अलग बिंदु, हर प्रतिरोध अलग अलग बिंदुओं से जुड़ा हो तो बिंदु बदल रहा है, और जहां पे बिंदु बदलता है विभवांतर बदलेगा। यानी इसका विभवांतर V1, इसका विभवांतर V2, इसका विभवांतर क्या हो जाएगा? V2। इनमें से हम ओम का नियम लगाएंगे, सभी प्रतिरोधों के लिए अलग अलग ओम का हम नियम लगा देंगे और सभी को जोड़ करके इसमें समीकरण 2 3 से मान रख देंगे, और अंतिम में हमारा R तुल्य बराबर कितना आ जाएगा? R1, R2 और R3 आ जाएगा। यानी कि आपको प्रतिरोध दिया हो और यदि सवाल पूछता हो कि जैसे 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, 1 2 3 ओम, 1 2 3 ओम अगर प्रतिरोध आपका दिया हुआ है कि R1 का मान 1 ओम, R2 का मान 2 ओम, R3 का मान 3 ओम, अगर इस प्रकार से दिया हुआ है और आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछ रहा है, तो आप तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 4 दिए हो 4 को जोड़ देंगे, 2 दिया हो 2 को जोड़ देंगे, वही आपका हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम के लिए। लेकिन समांतर क्रम में थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाता है। समांतर क्रम 1/R तुल्य बराबर आपका होता है 1/R तुल्य बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस प्रकार से होता है। अब R1, R2, R3 का मान इसमें रखेंगे और R तुल्य का जो मान आएगा उसको क्या करेंगे? आप बता देंगे। तो इस प्रकार से प्रतिरोधों के श्रेणी और समांतर क्रम को समझ सकते हो। हाँ, अगला देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रियो की पत्ती के स्टोमेटा का चित्र बनाकर, स्टोमेटा का चित्र बनाना है और 2 कार्य लिखना है। देखिए स्टोमेटा का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है। स्टोमेटा 2 प्रकार का होता है, एक ही होता है। जब वह खुलता है तो उसे हम कहते हैं खुला स्टोमेटा, और जब वह बंद होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बंद स्टोमेटा कहते हैं। बेहद चित्र आसान है, एक बार आप जाकर के ट्राई कर लीजिएगा। ये देखिए जो ये वॉल दिख रही है, ये इसकी रक्षक भित्ति है। इसके बीच में यहाँ पे देखिए जो केंद्रित भाग दिख रहा है, यह इसका क्या है? नाभिक है। और ये जो बीच बीच में बहुत सारा खाली भाग दिख रहा है ना, ये इसकी गौड़ कोशिकाएं हैं, और जो इसमें छोटे छोटे बिंदु के आकार का दिख रहा है, ये आपका क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। इस प्रकार से स्टोमेटा का चित्र है। स्टोमेटा के 2 कार्य यहाँ पे लिखा है कि पत्तियों की सतह पर होता है और खुलने और बंद होने की प्रक्रिया द्वारा वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है। पानी की मात्रा का जो वाष्पोत्सर्जन उसमें पेड़ों के अंदर होता है, उसका क्या करता है? नियंत्रण करता है। और गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा के ही द्वारा होता है। अब अगला है, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें भी नामांकित चित्र आपको बनाना है, संरचना बनानी है हृदय का, उत्सर्जन तंत्र का और उत्सर्जन तंत्र की इकाई यानी कि नेफ्रॉन का। आइए देखते हैं हृदय का जो चित्र है वह कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा। ये देखिए चित्र मेरे ही द्वारा बनाया गया है। चित्र कैसा लगा एक बार देख के बताइएगा। हाँ, मैथ और साइंस का दोनों का एमसीक्यू लेके आएंगे सीता साहू, टेंशन ना लीजिए। फिलहाल अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सब बातें अंतिम में करेंगे हम सेशन के लास्ट में, टेंशन ना लें। और ये हमारे हृदय का चित्र है। इस चित्र को एक बार ध्यान से देखिए। इस चित्र को मैंने खुद से बनाया है और आप लोग भी क्या करेंगे? बना करके प्रयास करेंगे। ये क्या, जो भी चित्र हमारे इस पीडीएफ के माध्यम से दिखाया जा रहा है, आपको कोई भी चित्र गूगल से डाउनलोडेड नहीं है, सारे चित्र अपने हाथ से बनाए गए हैं। तो देखिए और सोचिए आप लोगों के लिए कितना मेहनत से ये चित्र बनाया गया है और इस चित्र को बनाने में कितना मेहनत और एफर्ट लगा होगा। और चलिए हृदय के चित्र को इस प्रकार से आप इसको 1-2 बार ट्राई कर लीजिएगा, आसान है, आ जाएगा 1-2 बार अगर ट्राई कर लेंगे तो। अब देखिए उत्सर्जन अंग, जैसे देखिए ये भी चित्र है, काफी सुंदर बना है। और ये जो आपका उत्सर्जन तंत्र होता है ना, यह उत्सर्जन तंत्र आपके सेम के बीज के आकार का होता है। कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। ये बेहद आसान है, इसको भी लिखिएगा। ड्राइंग बनाता नहीं हूं, आप लोगों के लिए इतना प्रयास करता हूं एक छोटा सा, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है ड्राइंग बनाने का। अब ये देखिए जो है आपका नेफ्रॉन की संरचना है। एक लंबी चौड़ी इस प्रकार की नलिका की भांति होती है और यहाँ पे आपका संपुट एक होता है। तो इस प्रकार से इसके भी चित्र को आप लोग देख लीजिएगा। ये भी चित्र काफी आसान है, 1-2 बार ट्राई कर लेंगे, बिल्कुल आसानी पूर्वक आ सकता है। देखिए मैं कला का छात्र नहीं हूँ, फिर भी जब इतना अच्छे से बना सकता हूँ तो अभी तो आप लोग बच्चे हैं, कितने बच्चे होंगे जो बहुत ही अच्छा कला जानते होंगे, बनाते होंगे, तो आप लोग तो निश्चित तौर पर अच्छा बनाएंगे ही। चलिए अगला है आपका प्रकाश संश्लेषण क्या है, और इसको समीकरण के सहित आपको समझाना है। देखिए प्रकाश संश्लेषण है क्या, सीधा सीधा लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि पौधों के द्वारा सूर्य की प्रकाश की सहायता से खाना बनाना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। हाँ, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वृक्क की इकाई नेफ्रॉन है। वेरी गुड सनी गुप्ता, वृक्क की इकाई नेफ्रॉन है। वृक्क आपका उत्सर्जन तंत्र है और उसकी इकाई का मतलब समझते हो? इकाई का मतलब कोई बच्चा समझाएगा हमें? इकाई क्या है?
किसी भी चीज की इकाई क्या है, समझाएगा कोई बच्चा? प्रकाश संश्लेषण, देखिए पौधे क्या करते हैं, आपने कभी सोचा, आपने तो ये सुना होगा कि पौधों में भी जी जान होता है, पौधों में भी आपका भाई जीव होता है, क्योंकि जीवन पर्यंत उसमें वृद्धि देखने को मिलती है, और जिसमें जीवन पर्यंत वृद्धि देखने को मिलती है वह क्या होता है, जीव होता है। पौधों में जीव होता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये आप सबको पता है। अब अगर पौधों में जीव होता है तो हर जीव को कुछ न कुछ खाने की आवश्यकता पड़ती है। अगर उसको बड़ा होना है, उसमें वृद्धि और विकास है, तो कुछ न कुछ इसको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम पौधों की बात करें तो पौधे अपने खाने बनाने में 3 चीज लेते हैं, क्या क्या? पहला तो आपका है जमीन से लेते हैं खनिज लवण, और सूर्य के प्रकाश से लेते हैं ऊर्जा। जमीन से लेते हैं खनिज लवण, और सूर्य के प्रकाश से लेते हैं ऊर्जा, और वातावरण से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों चीजों को उनको तीनों चीजों की सहायता से वे क्या करते हैं, अपने भोजन को तैयार करते हैं। तो हमने क्या क्या बताया? पृथ्वी से लेते हैं खनिज लवण, सूर्य के प्रकाश से लेते हैं ऊर्जा, और वातावरण से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इन तीनों के सहयोग से पौधे अपना क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, रासायनिक पदार्थ जैसा कुछ बनाते हैं, जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जिस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब आइए देखते हैं इसका रासायनिक समीकरण। इसका रासायनिक समीकरण क्या है? 6 मॉलिक्यूल में CO2 है, और 12 मॉलिक्यूल में क्या है, H2O है। और यह जो क्रिया होती है यह प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। देखिए यहां पे थोड़ा सा छूट गया है, यहां पे बीच में क्या लिखा जाएगा, सूर्य का प्रकाश। तो 3 चीजें हो गई, यहां पे CO2 वातावरण से, H2O पानी के साथ खनिज लवण होता है जो कि आपके पृथ्वी से लिया जाता है, और ये सूर्य का प्रकाश से उष्मा ली जाती है। इन तीनों को मिला करके आपका क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और कुछ मात्रा में जल बच जाता है, और वे बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसका उपयोग हम अपने श्वसन क्रिया में करते हैं, और इस प्रक्रिया को प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को किस में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ध्यान से समझिएगा। हाँ, उसकी सूक्ष्मतम कोशिका, बिल्कुल पूरी चीज इकाई से मिलकर बनता है। वेरी गुड सर, जिससे वह मिलकर बना होता है। बहुत अच्छा जवाब। देखिए कोई भी चीज, जैसे अगर आपका घर है, घर को मैं अगर कहूं, घर को तोड़ते जाऊं और पूरे घर को कहूं, तो पूरा घर केवल व केवल आपका किससे मिलकर के बना है, मिट्टी से मिलकर के बना है। अब चाहे वह पक्का का घर हो चाहे कच्चा का घर हो, सभी का सभी किससे मिलकर के बना है, मिट्टी का। क्योंकि जो ईंट या बालू या सीमेंट या बोल्डर जो भी चीजें हैं, सभी को अगर आप निश्चित तौर पर अगर उसको एकदम पीस दो तो वह सभी का सभी क्या है, मिट्टी है। तो अगर घर की इकाई कहें तो घर की इकाई क्या है, मिट्टी है। काफी बच्चों ने सही जवाब दिया है। वह सबसे सूक्ष्मतम कण जिससे कोई पदार्थ मिलकर के बना है, वह उसकी क्या कहलाती है, वह उसकी इकाई कहलाती है। अगला प्रश्न इसी क्रम में बिल्कुल एनर्जी पूर्वक आइए देखते हैं क्या है कि निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। धमनी और सिरा, आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन और स्वाक्षोश्वास में आपको इनमें अंतर आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। धमनी और सिरा में एक याद हमारा ट्रिक याद रखिएगा, जो कि ट्रिक क्या है, आपका धासु ट्रिक है। क्या है, धासु ट्रिक। ध फार क्या होता है, धमनी, और स फार क्या होता है, शुद्ध। यानी कि धमनी जो है कैसे रक्त का प्रवाह कराती है, धमनी हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह कराती है। इस बात को याद रखिएगा। बाकी आप सबका जो एग्जाम्पल है, जो इसका उत्तर है वह लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे ही, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात, एक आपका सिरा या धमनी एक होता है जो कि अपवाद होता है, जैसे फुफ्फुस सिरा जो आपका होता है वह क्या होता है, फुफ्फुस सिरा या फुफ्फुस धमनी। इसमें उल्टा होता है। जैसे अगर धमनी में आपका शुद्ध रक्त बहता है, तो अगर फुफ्फुस धमनी बोल दिया जाए तो फुफ्फुस धमनी में उल्टा होगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। और सिरा में जो है अशुद्ध रक्त बहता है, सिरा में आपका शुद्ध रक्त बहता है, तो अगर उसके साथ फुफ्फुस जुड़ जाए तो आपका सिरा में कैसा रक्त बहने लगेगा, शुद्ध रक्त बहने लगेगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा। और आक्सीय अनाक्सीय श्वसन में अंतर कुछ इस प्रकार से है, इसको भी देख लीजिएगा। और श्वसन और स्वाक्षोश्वास में अंतर कुछ इस प्रकार से है, इसको भी देख लीजिएगा। अगले क्रम में है मनुष्य के आहार नाल का आपको सचित्र वर्णन करना है। आहार नाल में देखिए जो कुछ भी होता है, मुख गुहा क्या होता है, इसको आप 2 लाइन में बता देंगे। ग्रसनी क्या होता है, इसको 2 लाइन में बता देंगे। ग्रास नली क्या है, इसको 2 लाइन में बता देंगे। बिल्कुल अच्छे से
एग्जाम्पल के साथ और सॉरी अच्छे से बिल्कुल अच्छे से एकदम साफ और स्वच्छ पेन और हाइलाइटर का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा ताकि आपका कॉपी जो है बिल्कुल आकर्षक लगे। अमाशय होता है, अमाशय के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। छोटी आंत होती है, छोटी आंत के बारे में बता दीजिएगा। और ग्रहणी होती है, ग्रहणी के बारे में बता दीजिएगा। इलियम होता है, इलियम के बारे में बता दीजिएगा। बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत के बारे में बता दीजिएगा। और फाइनली ये हमारे द्वारा बनाया गया मनुष्य के आहार नाल का डायग्राम है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड सीता साहू, श्वसन और स्वाक्षोश्वास में आपने अंतर बहुत बेहतरीन ढंग से लिखा है, वेरी गुड। और ये देखिए आपका रहा, ये रहा आहार नाल। आहार नाल में होता क्या है कि यहां पर देखिए, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए आपका आहार नाल है। इस आहार नाल में यहां पर देखिए आपका होता है क्या, यहां पर होता है मुख गुहा। किसी भी भोजन को आप क्या करते हो, मुख की सहायता से आप सबसे पहले मुख में जाते हो। जैसे ही भोजन आपके मुख में जाता है, सबसे पहले आपका दांत उस पर आक्रमण करता है। दांत उसको पीस करके क्या बना देता है, लुगदी बना देता है। कहानी को आराम से समझिएगा, पाचन की क्रिया अगर आपसे पूछेगा तो इसी कहानी को हूबहू लिख दीजिएगा। सबसे पहले भोजन पर आपका अटैक करता है दांत, और दांत भोजन को पीस करके किस में बना देता है, लुगदी में परिवर्तित कर देता है। और लुगदी में जैसे परिवर्तित करता है, आपकी एक होती है लाला ग्रंथि, जिससे लार आपका क्या होता है, स्रावित होता है, लार निकलता है। भोजन में लार मिल करके उसको बिल्कुल लुगदी बना देता है, बिल्कुल चिकनाहट दे देता है। फिर भोजन जब लुगदी के रूप में बनता है तो ये देखिए आपकी है ग्रसिका। ग्रसिका के माध्यम से होता हुआ भोजन, ग्रसिका के माध्यम से होता हुआ भोजन कहां आता है, ग्रसिका के माध्यम से होता हुआ भोजन कहां आता है, सबसे पहले कहां पहुंचता है, आमाशय में। सबसे पहले कहां पहुंचता है, आमाशय में। थैंक यू अभिनव। हाँ चलिए ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं, अब सेशन लास्ट ही है। उसके बाद भोजन सबसे पहले कहां पहुंचता है, आमाशय में। आमाशय में आपके विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, और आमाशय का माध्यम जो है वह क्या होता है, आमाशय में उपस्थित होता है HCl, जो कि एक क्या है, आपका अम्ल है। तो आमाशय में माध्यम होता है अम्लीय। अम्लीय माध्यम यहां पे इसलिए होता है, प्रबल अम्ल होता है, एक प्रबल अम्ल होता है जिसमें आपके भोजन में यदि किसी भी प्रकार के कीटाणु जीवाणु इस प्रकार के कुछ हैं तो इस अम्ल में पड़ करके क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनका राम नाम सत्य हो जाता है। और आपका होता है अगन्याशय। अगन्याशय में विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, स्रावित होते हैं, जो कि भोजन के पाचन के लिए क्या होते हैं, अत्यंत आवश्यक होते हैं। उसके बाद यहां से भोजन होता हुआ, आमाशय से भोजन होता हुआ कहां पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचता है। और भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहां होता है, छोटी आंत में होता है। और भोजन के विभिन्न तत्वों का पाचन आपकी छोटी आंत कर देती है। और उसके बाद भोजन में उपस्थित जो जल की मात्रा होती है उसका अवशोषण आपकी बड़ी आंत के द्वारा कर दिया जाता है। अंतिम में जो शरीर में उपयोगी भाग है उसको शरीर में रख करके बाकी भाग को आपके शरीर से बाहर मल आशय से, गुदा द्वार से क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार पाचन तंत्र की अभिक्रिया हुई। अब अगली है प्रतिवर्ती क्रिया। उदाहरण सहित समझाइए। प्रतिवर्ती क्रिया देखिए कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जैसे सांप का अचानक से सामने देख करके हमारा पीछे चले आना, यह क्या है, आपका एक अनैच्छिक क्रिया है। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, कुछ अनुक्रियाएं तुरंत होती हैं और मस्तिष्क के आदेश के बिना हो जाती हैं। जैसे अगर आपका सांप बीच में आ गया तो सांप को देख करके क्या आपका मस्तिष्क सोचेगा क्या कि हमें पीछे जाना चाहिए कि आगे जाना चाहिए। जब तक आप ऐसा सोचोगे तब तक तो सांप क्या करेगा, डस लेगा। तो इन सारी क्रियाओं का नियंत्रण जो है क्या करता है, मेरु रज्जु करता है। जैसे छींकना, खांसना, ये सब क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। या जैसे एक हमने प्यारा सा डायग्राम बनाया है, यहां पे जब ये हमारी हाथ की कोशिकाएं हैं, जब हम गर्म बर्तन को जब छूते हैं या गर्म पानी को जब छूते हैं तो अचानक से हमारा हाथ क्या होता है, अचानक से हम हाथ को क्या करते हैं, पीछे खींच देते हैं। तो यह एक प्रतिवर्ती क्रिया का क्या है, उदाहरण है। तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे। अगला देखिए, फिर से नामांकित चित्र बनाइए और इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क का आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। तो ये देखिए आपका हो गया क्या, मानव मस्तिष्क। ये देखिए आपका चित्र हो गया मानव मस्तिष्क। इस भी चित्र को हमने बनाया है, अलग अलग पार्ट है, इसका वीडियो भी हमने बना रखा है, यदि चाहें आप तो देख सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। और यह मानव मस्तिष्क का चित्र है, एक दो बार आप ट्राई कीजिएगा, इसको एक आध बार ट्राई कीजिएगा। आगे चलते हैं, सेशन काफी लेट हो रहा है। शरीर में संतुलन स्थापित रखना भी अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मस्तिष्क में नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है, मस्तिष्क से सूचनाओं का आदान प्रदान का क्या करता है, विश्लेषण करता है। ये देखिए तंत्रिका तंत्र का एक प्यारा सा डायग्राम है।
एक तंत्रिका तंत्र का प्यारा सा डायग्राम है। इस डायग्राम को भी एक दो बार आप क्या करेंगे, ट्राई कर लेंगे। इस डायग्राम को भी एक दो बार आप क्या कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे। अगले क्रम में देखिए भर्जन किसे कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान अयस्क में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट आपको क्या करना है। इसमें देखिए भर्जन की प्रक्रिया को आप इस प्रकार से इसको डिफाइन कर देंगे। इसमें देखिए कुछ आप रासायनिक समीकरण भी दे लेंगे, और ये आपकी सल्फाइड धातु है, लेड सल्फाइड है, और ये लेड सल्फाइड किस में बदल जाता है, लेड ऑक्साइड में बदल जाता है। भर्जन के समय अयस्क में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। जो परिवर्तन होते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी देख लेंगे, और इसके लिए समीकरण आप इस प्रकार से दे लेंगे। और ये आपका जो आएगा ना, ये न्यूरॉन, बिल्कुल तंत्रिका तंत्र को ही हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की इकाई जो है उसको क्या कहते हैं, हम न्यूरॉन कहते हैं। और यहाँ पर समीकरण भी आप इस प्रकार से दे लेंगे। और अगले क्रम में आपका अयस्क में उपस्थित फेरस कार्बोनेट फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। ये देखिए फेरिक कार्बोनेट है, फेरिक ऑक्साइड में बदल गया। और तो इस प्रकार से इस समीकरण को भी दे देंगे। इस तरह से आपका भर्जन की क्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। खनिज और अयस्क में अंतर इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। खनिज और अयस्क में अंतर आप इस प्रकार से कर लेंगे। अगला है आपका मिश्र धातु किसे कहते हैं। 3 मिश्र धातुओं के नाम, अवयव और उसका क्या करना है, उपयोग लिखना है। तो देखिए ये मिश्र धातु हमने लिखा है स्टेनलेस स्टील। ये आपका लोहा, क्रोमियम और निकिल से बना होता है। लोहा की मात्रा 74%, क्रोमियम की मात्रा 18% और निकिल की मात्रा कितनी होती है, 8%। इसका उपयोग, स्टील का उपयोग आप लोग जानते ही हैं क्या क्या होता है। अगला है आपका यहाँ पे पीतल। पीतल का होता है कॉपर और जिंक। पिताजी से याद रखेंगे इसका ट्रिक। 60 से 80% होता है कॉपर और 40 से 20% होता है जिंक, जिसका उपयोग, पीतल का उपयोग बर्तन, सिक्के और मशीन के पुर्जे बनाने में किया जाता है। अगला है आपका ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम आपका है जिसमें एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज 3 चीज़ों का उपयोग किया जाता है। वायुयान जहाज के प्रेशर कुकर, वायुयान जहाज में और प्रेशर कुकर बनाने में इसका उपयोग क्या किया जाता है। अयस्कों के सांद्रण की निम्नलिखित विधियों का आपको वर्णन करना है। इसमें देखिए 3-4 विधियां हैं। जैसे पहले विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहले बारीक पीसे हुए अयस्क को हम यहां से धीरे धीरे क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। और यहां से बहती जल धारा होती है, और इसके कारण देखिए होता क्या है कि जो अयस्क के कण होंगे वह होंगे भारी, और अशुद्धियों के कण जो होंगे वह होंगे हल्के। अब होगा क्या कि जब यहां से अयस्क को हम यहां से क्या करेंगे, छोड़ेंगे, और इधर पानी की धारा बह रही होगी, तो जो कण हल्के हैं वह पानी में तैरते हुए इधर की ओर क्या होंगे, चले जाएंगे। और जो कण भारी होंगे, यहां जो कण इसमें भारी होंगे वह कण इसके तलछटी में यहां पर क्या करेंगे, तलछटी में इसके बैठते जाएंगे, जिसे हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो इस विधि को हम कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, इसको हम कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब अगले क्रम में देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि को हम कैसे करेंगे, देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि में कुछ इस प्रकार से 2 रोलर लगे होते हैं, और इन 2 रोलरों पर एक पट्टा लगा होता है। अब पीसे हुए अयस्क को, इनका सांद्रण हम ऐसे अयस्क का करते हैं जो कैसे हो, जो जिसके अंदर चुंबकीय गुण पाया जाता हो। जैसे लोहा, अगर लोहा को देखें तो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं। अब ये दोनों चक्के जो है ना, ये चुंबकीय रोलर है, यानी इसमें चुंबक लगा हुआ है। अब होगा क्या कि जब अयस्क को हम डालेंगे तो अयस्क में चूंकि चुंबकीय गुण है, तो अयस्क इस चुंबक के प्रति क्या होगा, आकर्षित होगा। तो इस चुंबक के प्रति जब आकर्षित होगा, तो ये पट्टा जब आगे चलता जाएगा तो अयस्क इस चुंबक से सटा रहेगा। तो अयस्क तब तक नहीं गिरेगा जब तक यहां पट्टे पर चुंबक क्या हो, सटा हो। जैसे ही अयस्क आगे जाएगा तो जो चुंबकीय पदार्थ है वह पट्टे से इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होगा, गिरना शुरू होगा। और जो अशुद्धि हैं, उनमें चुंबकीय गुण है नहीं, तो उनको चुंबक से कोई लेना देना है नहीं, तो वो पट्टे के साथ यहां पर क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे आकर के इकट्ठा हो जाएंगी। और इस मेथड को हम कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगला है झाग प्लवन विधि। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। यहां पे देखिए कुछ इस प्रकार से संरचना रहती है। ये तेल और पानी का बना एक मिश्रण होता है। तेल और पानी का बना क्या होता है, एक मिश्रण होता है, जिसमें अयस्क को हम डाल करके यहां से हम तेजी से वायु प्रवाहित करते हैं। तो चूंकि अशुद्धि जो है वह जल में घुलती है, और जो आपका अयस्क है वह किस में घुलता है, तेल में। और तेल का घनत्व तो कम होता है, इसलिए तेल में घुले होने के कारण जो आपका अयस्क है वह ऊपर आ जाता है। और जब तेजी से हवा यहां से प्रवाहित की जाती है तो इसमें
झाग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? झाग उत्पन्न होता है या फेन उत्पन्न होता है। झाग या इसमें क्या उत्पन्न होता है? फेन उत्पन्न होता है। और झाग या फेन आप सब जानते हो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, जो कि जिसमें क्या घुला होगा? जिसमें धातु आपकी घुली होगी, तो उसको हम क्या करेंगे? यहां से अलग कर लेंगे और पानी की जो अशुद्धियां हैं वह कहां हो जाएंगी? नीचे की ओर बैठ जाएंगी भारी होने के कारण। अगला है परावर्तन। क्या है? देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर आती है और किसी आपतन बिंदु पर या किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस चली जाती है। यहां देखिए, ऊपर में माध्यम 1 है और नीचे में माध्यम आपका 2 है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश की क्या कही जाती है? यह घटना प्रकाश की कही जाती है परावर्तन। टाइमिंग बताएंगे, लाइव क्लास का टाइमिंग बताएंगे। देखिए, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं रहता, इस सेशन के अंतिम में डिसाइड करेंगे कि कौन सा अगले क्रम में कौन सा लाइव का टाइम क्या होगा। तो देखिए, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आई उसी माध्यम में वापस लौट गई। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। लौट कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। तो ये आपका आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु से अगर 90 डिग्री की कोई रेखा खींच दे तो यह आपकी क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। तो यह घटना आपके प्रकाश की क्या हो गई? परावर्तन। परावर्तन के 2 नियम हैं। यहां पे देखिए, आपका जो आपतित किरण ये है और अभिलंब ये है, इनके बीच में जो कोण बन रहा है उसको हम कहते हैं कोण आई। और ये देखिए आपकी कोण, यहां पे परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? इस कोण को हम कहते हैं कोण आर। और आपतन परावर्तन का पहला नियम कहता है कि कोण आई और कोण आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वेरी गुड अभिनव गुप्ता, सनी गुप्ता, आप लोग बहुत अच्छा कमेंट। दोनों का जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। दूसरा नियम ये है, दूसरा नियम देखिए, ये है आपतित किरण, ये है आपतन बिंदु पर अभिलंब और ये है परावर्तित किरण। इन तीनों का तल क्या है? यही तो है आपका व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पे ही तो ये बनाया गया है ना। तो तीनों एक ही तल में है, तीनों का तल व्हाइट बोर्ड है, यानी तीनों एक ही तल में बनाए गए हैं। तो इसका दोनों नियम क्या है परावर्तन के? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं और तीनों का तल कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों का तल क्या होता है? एक ही होता है, समान होता है। इस प्रकार से परावर्तन को एक्सप्लेन कर देंगे। वास्तविक और आभासी गहराई। देखिए क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में, अगर किसी बर्तन में पानी रख दीजिए और उसमें आप पेंसिल डाल दीजिए, तो बाहर से देखेंगे तो ये पेंसिल थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देगी, जिसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। लेकिन उसका वास्तविक प्रतिबिंब कुछ अलग होता है। तो इसके बारे में यहां पे लिखा हुआ है, उसको लिख देंगे। अब यहां पे लिखा है कि जब किसी खाली परखनली को पानी से भरे बीकर में तिरछा रखा जाता है तो उसका सतह चांदी के समान चमकदार होता है। चित्र द्वारा क्या करना है? आपको समझाना है। तो इसका चित्र तो शायद मैं ऐड करना भूल गया, लेकिन यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक घटना है जिसके कारण उसका पृष्ठ चमकीला दिखाई देता है। इसके चित्र को मैं दे दूंगा, आप देख लेना। तालाब में स्थित मछली वही नहीं होती जहां दिखाई देती है, और पानी में वायु का बुलबुला चमकता दिखाई देता है। तो वायु में का बुलबुला चमकता दिखाई देने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, और मछली की स्थिति वही नहीं होने के कारण अपवर्तन की घटना है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखा हुआ है। इसके उत्तर को आप क्या करेंगे? लिख लेंगे। देखिए काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जैसे सीता साहू और सनी गुप्ता, इन्होंने आपतन परावर्तन के नियमों को लिखा हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छे ढंग से लिखा है आपने, अच्छा लगा आपका कमेंट देख करके। अगला है नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का आपको क्या करना है? सचित्र वर्णन करना है। ये नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि को हम क्या करेंगे? यहां पर देखिए, इसका मिश्रण लेकर के हम क्या करते हैं? NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइड और Na4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों को लेकर के, इन दोनों को मिला करके एक यहाँ पे बर्तन में हम क्या करते हैं? इन दोनों को लेकर के इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और जैसे ही गर्म करते हैं, इसमें N2 गैस होती हुई इस नली से होती हुई यहाँ पर आती है, और इसे जल के अधोमुखी विस्थापन से क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। इसे भी हमने अच्छे ढंग से समझाया है, पढ़ाया है, आप वहां पे देख लीजिएगा। इसका रासायनिक समीकरण ये दिया हुआ है कि NH4Cl और NaNO2 मिलकर के सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड मिलकर के अमोनियम नाइट्राइड बनाता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है, और कुछ मात्रा में आपकी N2 गैस क्या होती है? बाहर निकलती है। और यह गैस कैसी है? रंगहीन गंधहीन गैस है। इसका क्वथनांक इतना होता है और गलनांक, हिमांक इसका या गलनांक इतना होता है। यह जल में बहुत कम विलेय है। कम तापमान पर अधिक दाब पर नाइट्रोजन द्रवित होता है।
जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव नाइट्रोजन कहते हैं। धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। धातु और अधातु में अंतर, अरे क्या हो रहा है, धातु और अधातु में अंतर आप इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, धातु और अधातु में अंतर। और अगले क्रम में आपका है विद्युत मोटर के सिद्धांत और कार्य का आपको क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। देखिए इसके भी विभिन्न पार्ट हैं, जैसे क्षेत्र चुंबक हो गया, आर्मेचर हो गया, विभक्त वलय हो गया। विद्युत मोटर को हमने वीडियो के माध्यम से अच्छे ढंग से समझाया है। इसकी कार्यविधि को लिख लीजिएगा। इसका चित्र आप कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। 2-4 बार जैसे ही चित्र आप ट्राई करेंगे, चित्र आपको आ जाएगा, कोई विशेष इस चित्र में है नहीं। तो विद्युत मोटर का चित्र आप इस प्रकार से बना लेंगे। अब देखिए विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में से इंपॉर्टेंट है, दो में से एक आपसे पूछेगा और वो भी लॉन्ग आंसर में पूछेगा। विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है, सिद्धांत लिख देंगे और इसका नामांकित चित्र बेहद आसान है। इस प्रकार से इसका नामांकित चित्र आप क्या करेंगे, बना लेंगे। अगले क्रम में इसकी कार्यविधि को आप इस तरह से लिख लेंगे, जो भी है इसमें दिया हुआ है, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि वास्तविक विद्युत क्षेत्र को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो इसके गुणों को लिख लेंगे कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये हमेशा बंद वक्र का निर्माण करती हैं। ये रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर जाती हैं। इन रेखाओं को की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उसकी दिशा को क्या करती है, दर्शाती है। और ये रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इस प्रकार से इसका चित्र भी चाहे तो आप बना सकते हैं। ये एक चुंबक है, चुंबक पर बना चित्र है रेखाओं का। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यह भी एक वेरी गुड सीता साहू, जब आप इस प्रकार से कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहते हैं ना, तो यकीन कीजिए कि मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है कि आप हमसे जुड़े हैं और अच्छे ढंग से सही दिशा और सही दशा में आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी। और जैसा कि आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर हुई है। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग अच्छे से अच्छा अंक अपने परीक्षा में स्कोर करें और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल आप पढ़ें। तो देखिए ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये है। इनको भी आप देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है। इस प्रकार से इन दोनों में अंतर लिख लेंगे आप। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण में अंतर इस तरह से लिख लेंगे। अगला है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इनके प्रकारों का। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। किसी खोखले गोले को अगर बीच में से काट दिया जाए तो इससे दो भाग निकलेगा, एक भाग ये, एक भाग ये, और दोनों भागों में से किसी एक भाग पर कलई कर दें तो वह क्या कहलाएगा, दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका भीतरी पृष्ठ परावर्तक हो और बाहरी पृष्ठ क्या हो, पालिश हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और इसका उल्टा होता है उत्तल दर्पण। यहाँ पे देखिए बनाया गया है, ये देखिए खोखला गोला है। अगर इस खोखले गोले को हम बीच में से क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो इसके दो भाग हो जाते हैं। अगर अंदर की भाग में कलई किया गया है और बाहर का भाग परावर्तक हो तो इसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। और यदि बाहर की भाग में पॉलिश किया गया है और अंदर का भाग अगर परावर्तक हो तो इसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर है, इस तरह से आप इसको अंतर को लिख लेंगे। और इस तरह से आपके सेशन के संपूर्ण सवाल आपके क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। अब आइए एक बार सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा कि आज का यह सेशन आपको कैसा लगा। आज का यह सेशन आप सबको कैसा लगा, एक बार कमेंट कीजिएगा आप लोग। और आप लोगों की जो भी छोटी मोटी क्वेरी होगी, मैं 5 मिनट अभी लाइव हूं, आपकी जो भी छोटी मोटी क्वेरी होगी आप एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं उसका पूरी तरह से रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। यदि आपकी किसी भी प्रकार की एग्जाम रिलेटेड या और भी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप